हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 22 अगस्त 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आई नेवर टीच माई पीपल्स, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न इज़ अ स्टेटमेंट बाई। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, इसको हिंदी में भी हम देखते हैं। मैं अपने छात्रों को कभी भी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं केवल ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाता हूँ जिसमें वे सीख सकें। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है वो कौन सा है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसा बहुत बार होता है कि फेमस कोटेशंस, फेमस स्टेटमेंट्स के बारे में भी पूछ लेता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी आप कुछ कोटेशंस पढ़ के जाइए, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कुछ पढ़ करके जाइए। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट्स द सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिंदी में इसको देखिए। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अवधारणा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इसका पहला ऑप्शन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के बारे में महसूस की गई बात, किसी व्यक्ति द्वारा उसके बारे में दूसरों द्वारा सोची गई समझी गई बात, स्वयं के गुणों क्षमताओं के बारे में किसी व्यक्ति की जागरूकता, स्वयं की कमजोरियों के बारे में किसी व्यक्ति की जागरूकता। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इस आत्म अवधारणा यहाँ पर दी गई है वो है क्या। ठीक है, ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली ये कि किसी भी छात्र, किसी भी विद्यार्थी के मन में सबसे पहली चीज़ क्या देता है? उसको सबसे पहली चीज़ देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने आप को जज करने का उसका एक तरीका, एक माइंडसेट डेवलप होता है। अगर वो अपनी पिछली परीक्षाओं में उसका प्रदर्शन वो लगातार देख रहा है तो उससे वो इनकरेज होता है। ठीक है, तो इसमें हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आत्म अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, इसमें इन्होंने पहले कहा, देखो, इट इज़ वॉट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि कोई दूसरों के बारे में क्या सोचता है, इस चीज़ के ये पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा क्या कर रहा है? इट इज़ वॉट एन इंडिविजुअल फील्स हाउ अदर थिंग्स परसीव ऑफ हिम हर। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी ये ज़रूर कॉशियस होता है कि मेरे परफॉर्मेंस से या मेरी जो भी चीज़ें हैं उसको देख करके दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये 100% होगा। ठीक है, इट इज़ एन अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हिज हर स्ट्रेंथ। मैंने आपसे कहा कि वो अपने आत्मविश्वास को परिलक्षित करता है। ठीक है, उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो उसके आत्मविश्वास को भी इंगित करता है। तो यहाँ पे ये भी 100% होगा। इट इज़ एन अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हिज हर स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, उस पर उसकी अवेयरनेस। चौथा देखिए, इट इज़ एन अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हिज हर वीकनेस। यस, जब हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी जो विशेषताएं हैं उसको जानते हैं, इसके साथ साथ हम अगर अपनी कमियों को भी जान रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपने आप को जज करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन सही हो रहा है। अब पहला ऑप्शन देखिए, इट इज़ वॉट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में क्या सोचता हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरा क्या कहते हैं पहला ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचें, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो। ठीक है, मेरी वीकनेस मुझे पता हो तो मैं उनको वापस से ठीक करके और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है सेल्फ कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर
ये वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो नॉट, क्योंकि डज नॉट लिखा हुआ है, कीवर्ड क्या है डज नॉट, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की कुछ विशेषताओं को इन्होंने नीचे लिखा है और ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी विशेषता निम्नलिखित में से हैं, आप इसके बारे में बताइए। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण का सही प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला है छात्रों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना। दूसरा है प्राधिकारियों के बीच संवाद। तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। डी, छात्रों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करने की कला। कॉरपोरेट निकायों के लिए नीतियां तैयार करना, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन जो आपको सबसे पहले नज़र आया कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वो कौन सा है, टू प्रिपेयर पॉलिसीज़ फॉर कॉरपोरेट बॉडीज़, ठीक है भाई। टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं भी किसी कॉरपोरेट बॉडी के लिए कोई पॉलिसी तैयार करने का कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, कभी नहीं था, ठीक है। तो आपका क्या है, ई बिल्कुल नहीं होगा। ई नहीं होगा तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 ये बिल्कुल नहीं होंगे। अब आप देखिए, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है, यस ये होना चाहिए। बी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज़। इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज़, कौन सी अथॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ के बारे में इन्होंने कोई क्लैरिफाई नहीं किया। लेकिन टीचिंग में अथॉरिटीज़ से कोई इंटरेक्शन नहीं, केवल शिक्षक और छात्र का एक इंटरेक्शन होता है, ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। अथॉरिटीज़ में किस अथॉरिटी की के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ये इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। सी देखिए, टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, यस हम कक्षा में छात्रों को फॉर्मल एजुकेशन भी देते हैं और उनसे आपसे जब बातचीत करते हैं बैठ करके तो उनको इनफॉर्मली भी हम उनको एजुकेट ही करते हैं। डी क्या कहता है, एन आर टू इम्पोर्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एन इफ़ेक्टिव वे। जी बिल्कुल, किसी भी जो शिक्षक का पहला कर्तव्य होता है वो उसका कर्तव्य यही है कि ये एक ऐसी कला है टू इम्पोर्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एन इफ़ेक्टिव वे, मतलब जो भी नॉलेज उसके अंदर जा रही है उस वो एक इफ़ेक्टिव वे के अंतर्गत जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी, डी एंड ए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आएगा। यस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इन्होंने 2 लिस्ट दी है और लिस्ट को आपस में मैच करना है। एक में इन्होंने लर्निंग स्टाइल दिया है, एक में इन्होंने करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, ठीक है। इसकी हिंदी में भी देख लीजिए आप। अधिगम दिया गया है और दूसरा अभिलक्षण दिया गया है। इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, ए में कन्वर्जर है, बी डाइवर्जर है, सी आत्मसात करता है और डी समंजक है, ठीक है। अब इसको हम वापस से इंग्लिश में देखते हैं। कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर, एकोमोडेटर, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छे बिहेवियरल साइंटिस्ट हुए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। यहाँ पर जिस लर्निंग स्टाइल के बारे में बात की गई है वो दरअसल एक बहुत अच्छे बिहेवियरल एक्सपर्ट थे, उनके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इनका नाम है मिस्टर कोल्ब, ठीक है। डेविड कोल्ब एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रोफेसर थे, यही एक विषय होता है और ये अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो इन्होंने लर्निंग के लिए इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था कि सीखने के लिए, अधिगम के लिए इन्होंने अपना एक मॉडल विकसित किया था। उस मॉडल से संबंधित है कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर और एकोमोडेटर। तो हम वन बाय वन पहले ये समझ लेते हैं कि कन्वर्जर क्या है, एसिमिलेटर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे आप समझिए कि आप इस तरीके से इसको समझिए कि ऐसे कंक्रीट एक्सपीरियंसेस मतलब आपने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, जो छात्र अपने जीवन में अनुभव करता है किसी चीज़ करके, और उसमें जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं,
रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस में मतलब कि हमने कोई चीज़ की, उससे हमने एक शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। तो इनमें इन दो चीज़ों में आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। अब जैसे यस, अब जैसे इसके इसके नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो ये जो दूसरा इसका वो है डाइवर्जर। डाइवर्जर का मतलब होता है कि जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है और जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये आप समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं, आपने जैसे पहले के समय में किताबों में आता था विज्ञान आओ करके सीखें, तो किसी चीज़ को जब कुछ आप करते हैं तो जो आप अनुभव ग्रहण करते हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, उससे आप उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं, ठीक। तो वन बाय वन कैसे कौन सा ऑप्शन किससे कनेक्ट हो रहा है इसको हम यहाँ पे देखते चलते हैं। एसिमिलेटर या आत्मसातकर्ता, इसको आप देखिए, इसकी हम मीनिंग को एक बार समझेंगे क्या है इसका मतलब। तो इसको आप समझिए कि जैसे कि जो सैद्धांतिक सोच है, सैद्धांतिक सोच और जो चिंतनशील अवलोकन है, जैसा कि मैंने बताया ना रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इनमें ये अच्छे होते हैं, मतलब इसमें निपुण होते हैं, तर्क में, विश्लेषण में और सैद्धांतिक मॉडल बनाने में ही सक्षम होते हैं। लेकिन ऐसे आत्मसातकर्ता जो है वो अन्य चीज़ों में या अन्य लोगों में कम रुचि रखते हैं, ठीक है। एक तरीके से स्वयं में या बहुत ज़्यादा अंतर्मुख होते हैं, स्वयं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ना कि बाहरी दुनिया के प्रति, ठीक है। अब आप समझ लो कि एकोमोडेटर क्या होता है, समंजक क्या होता है, इसको समझो। ये आपका जो व्यवहारिक अनुभव है, ठीक है, और जो व्यवहारिक प्रयोग है इसमें तो बहुत अच्छे होते हैं, नए नए अनुभवों को मतलब सीखना पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक है। ये ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब विचारों का सम्मान करते हैं, मतलब इस तरीके से कि अगर इनके विपरीत भी कोई विचार है तो उसको ये तुरंत से खारिज नहीं करते हैं कि नहीं नहीं ये बेकार है, उसको भी ये अपने उसमें एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है ये अगर विचारधारा है तो विचारधारा के आधार पर इसको हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही तात्पर्य है। कन्वर्जर के बारे में मैंने जैसे आपसे अभी कुछ देर पहले ही बताया, क्या चीज़, सैद्धांतिक सोच और व्यवहारिक प्रयोग में कन्वर्जर अच्छे होते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः समस्याओं के हल निकालने के लिए, से अगर मान लो कोई समस्या है तो उसके हल निकालने के लिए और उसमें उस जो व्यवहारिकता है उसके संदर्भ में ये अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं, ठीक है। डायवर्जर भी इसी तरीके से इसका थोड़ा सा वो है, व्यवहारिक अनुभव में, चिंतनशील अवलोकन में अच्छे होते हैं। इनकी ताकत और उनकी कल्पना शक्ति जो है वो लोगों और लोगों की भावनाओं को और मतलब उनकी भावनात्मक पहलुओं तक ये रुचि रखते हैं, ठीक है। तो अब वन बाय वन जैसे हमने इसका अर्थ जान लिया कि ABCD का क्या अर्थ है, अब इसके जो अभिलक्षण हैं उसको हम वन बाय वन जो है इससे कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। कन्वर्जर को हम मैच करते हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं कन्वर्जर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे आप जाइए, लिखा हुआ है वे अमूर्त संप्रत्ययीकरण और सक्रिय प्रयोग जैसे समस्याओं का समाधान करने विचारों के व्यवहारिक अनुप्रयोग में अच्छे होते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी, ये इसकी डेफिनेशन में, कन्वर्जर की डेफिनेशन में मैंने जो आपको बताया था कि जो कोल्ब महोदय थे उन्होंने जो मॉडल दिया था उस मॉडल के अंतर्गत ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों चीज़ों को मैंने आपको डिफ़ाइन किया और उसमें मैंने आपको बताया कि कन्वर्जर जो है वो समस्याओं का समाधान करने में अच्छे होते हैं, विचारों के व्यवहारिक अनुप्रयोग में अच्छे होते हैं। तो ये पॉइंट इससे कनेक्ट होता है आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कोल्ब और उनके मॉडल के बारे में अलग से इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है। डायवर्जर के बारे में देखिए, ठीक है। डायवर्जर के बारे में जैसे अब ये ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर 1, वे ठोस अनुभवों और चिंतनशील प्रेक्षणों के लिए सर्वोत्तम होते हैं, ठीक है। उनकी शक्ति उनकी कल्पनाशीलता की योग्यता में है। मैंने बताया ना कि कल्पनाशीलता उनके अंदर होती है, वो भावनात्मक चीज़ों में, जो आपकी मतलब इमोशनल थिंग्स हैं उसमें रुचि रखते हैं,
तो डाइवर्जर जो है किससे कनेक्ट हो रहा है आपका, डाइवर्जर कनेक्ट हो रहा है जाकर के ऑप्शन नंबर 1 से। ओके, इसके बाद आत्मसात करता या एसिमुलेटर के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे ये तर्क में, विश्लेषण में, सैद्धांतिक मॉडल बनाने में सक्षम होते हैं लेकिन लोगों में कम रुचि रखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनमें सैद्धांतिक मॉडलों का सृजन करने की क्षमता होती है, ठोस तर्क शक्ति होती है, आगमनात्मक तर्क शक्ति होती है, ये विश्लेषण करने वाले होते हैं और लोगों में कम रुचि रखते हैं। ठीक है, ये किससे कनेक्ट हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, ओके, आप ले दे के बचाइए, डी आपका 3 से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है वो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, इज़ अ स्टेटमेंट बाई, किसने स्टेटमेंट दिया है ये, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही स्थित पूर्णता का प्रकटन है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का ये कहना था कि वास्तव में जो भी ज्ञान है वो पहले से ही हमारे मस्तिष्क में भगवान ने हमारे जन्म के साथ हमें दे दिया, हम पुस्तकों द्वारा उस ज्ञान की खोज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुस्तकों में वो नया ज्ञान है और नया ज्ञान हमारे दिमाग में नए तरीके से जाता है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं प्रसुप्त अवस्था में, हम किताबों से, अध्ययन से, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई से उन चीज़ों की खोज करते हैं। तो उसी के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही स्थित पूर्णता का प्रकटन है, मतलब मनुष्य अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, और शिक्षा मनुष्य की उसी पूर्णता से उसका परिचय कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस with a view to revealing important features about its nature corresponds to which of the following research design, cross sectional, longitudinal, case study, comparative। 4 अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइंस दी गए हैं, उसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। किसी एकल प्रकरण में उसकी प्रकृति संबंधी महत्वपूर्ण अभिलक्षणों को उजागर करने की दृष्टि से किया जाने वाला सर्वेक्षण शोध निम्न में से कौन से शोध अभिकल्प के समरूप है। ठीक, एकदम बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे की टर्म में क्या लिखा हुआ है हमारा, जो किसी एकल प्रकरण केस। ठीक है, एकल प्रकरण केस का मतलब इटसेल्फ ये केस स्टडी की बात कर रहे हैं, में उसकी प्रकृति संबंधी महत्वपूर्ण अभिलक्षणों को उजागर करने की दृष्टि से किया जाने वाला। मैंने आपको बताया केस स्टडी में क्या है कि कोई एक घटना घट चुकी है, उसका एक परिणाम आ चुका है, हम उसके संदर्भ में उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि अभी जैसे कि आपने देखा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक घटना घटी जिससे किसी किसी एक बैंक में, मान लो कि कोई किसी भी एक कंपनी का नाम ले लो, चाहे SBI, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी एक बैंक का नाम ले लो, उसमें क्या हुआ कि उसमें उनको अचानक से बहुत बड़ा घाटा हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में स्थिति संभल गई, ठीक हो गई। लेकिन क्या है कि बैंक वापस से अपनी उस चीज़ को स्टडी करता है कि ऐसा हुआ क्या, ठीक है, क्यों हुआ, वो घटना क्यों घटी, उस घटना का जो परिणाम आया वो परिणाम क्यों, किस वजह से आया। तो जब हम ऐसी स्टडी करते हैं तो ये हमारी केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इसका ऑप्शन सही है वो प्रकरण अध्ययन ही सही होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, इसको भी समझ लीजिए। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें आपने एक पॉपुलेशन में से आपने एक ही सैंपल को उठाया और उसको एक गिवन टाइम फ्रेम में, मतलब टाइम भी आपके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल सीमित है, उसमें आपने एक गिवन टाइम फ्रेम में एक सिलेक्टेड सैम्पल को लेकर के आपने अपना काम किया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये होती है। लॉन्गिट्यूडनल में यही चीज़ अपोजिट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है, मतलब जहाँ जिनसे आपको सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, उसमें किसी एक सैम्पल ग्रुप को ना लेकर के बहुत सारे सैम्पल ग्रुप्स को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स को लेकर के और अलग अलग टाइम फ्रेम में काम करके
कि ये इसका रिजल्ट आया है, इस अध्ययन का ये रिजल्ट है, वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। केस स्टडी क्या है कि कोई एक घटना घट चुकी है, उसके परिणाम के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस स्टडी जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन वेदर द मेजर ऑफ अ कॉन्सेप्ट ट्रूली रिप्रेजेंट्स दैट कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट की इन्होंने बात की है, ये हमारी इस क्वेश्चन का की टर्म है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसमें ढूंढिए कि जो उसमें की वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। निम्न में से कौन इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या किसी संकल्पना का माप सही मायने में उक्त संकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, निर्मित वैधता और अंतर्नियता। आंतरिक वैधता मैंने आपको बताया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कॉज एंड इफेक्ट मतलब कार्य कारण प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वो इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित होते हैं, ठीक है। बाह्य वैधता कि किसी भी एक आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसमें किसी बाहरी तत्व की वजह से अगर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कोई प्रभाव आ रहा है जिससे कि आपकी स्टडी जो है वो प्रभावित हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि आपको मैंने एक काम दिया कि आप जाइए अपने आपके आसपास जो ब्लॉक है उस वहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं आपको वहाँ सर्वे करके आना है कि पढ़ाई में जो जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स, ठीक है, जिस एक वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स पढ़ाने के लिए, क्या छात्र उसको पसंद करते हैं, क्या छात्र उसको जो है लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भाई अब ऐसा हो कि छात्र आप गए विद्यालय में, आपने छात्रों से बात करना प्रारंभ किया। अगर छात्र ये देखता है कि कोई नहीं है, अपने क्लास में है, अपनी बात आपसे बिल्कुल अकेले में कहें, तो वो उन्मुक्त रूप से वो बात कह पाएगा। लेकिन क्या हो अगर उसी क्लास में उसका शिक्षक बैठा हो सामने, तब छात्र के अंदर एक ये भय होगा कि अगर मैं अपने शिक्षक की जो उनका पढ़ाने का तरीका है उसको अगर क्रिटिसाइज़ करूँगा तो मेरे शिक्षक जो है नाराज़ होंगे, मुझे कम नंबर देंगे, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या होगा, वो न चाहते हुए भी जो आपकी स्टडी वो प्रभावित हो जाएगी। तो बाह्य वैधता इससे संबंधित हो गई, ठीक है। अच्छा, निर्मित वैधता क्या है? जिसके बारे में क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी संकल्पना का माप सही मायने में उक्त संकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है, इसको हम बोलते हैं निर्मित वैधता, ठीक है। निर्मित वैधता, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी आपके विचार, आपके किसी क्या कहते हैं किसी संकल्पना, किसी विचार, किसी आइडिया से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं जल्दी से। यस, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। वेरिएबल्स के टाइप्स दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं वेरिएबल्स के? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, ठीक है। वेरिएबल ये इसको आपको देखना है कि ये जो जितने भी वेरिएबल्स हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से किसके साथ फिट हो रहे हैं। हिंदी में भी देखिए, नामिक, क्रमसूचक, अंतरावधि, अनुपात, ठीक है। अब इसको हम 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब जिसमें आप किसी एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें आप किसी भी तरीके का नंबर, किसी भी तरीके की संख्यात्मक वैल्यू को आप इसमें नहीं रखते हैं। इसमें आप क्या रखते हैं? इसमें आप जैसे जातिगत चीज़ों को, जो एक कलेक्टिव चीज़ को रिप्रेजेंट करें, जैसे जाति हो गई, जैसे SC ST OBC, ये क्या है? ये नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक। अब जैसे महिला पुरुष हो गया, क्या है? ये नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कैसे कनेक्ट हो रहा है। नॉमिनल वेरिएबल मैरिटल स्टेटस से कनेक्ट हो रहा है, जैसे विवाहित और अविवाहित। आप जब फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता है ना विवाहित या अविवाहित, तो वो एक तरीके का नॉमिनल वेरिएबल है आपका, ठीक है। ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? मैरिटल स्टेटस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। ऑर्डिनल किससे कनेक्ट होगा? ऑर्डिनल का मतलब हो गया एक क्रम का निर्धारण करना, ठीक है, क्रम का निर्धारण करना।
अच्छा हो गया, ख़राब हो गया, या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, ये क्या है, ये ऑर्डर है, ये क्रम को निर्धारित करता है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया गया है मूवी रेटिंग्स। मूवी रेटिंग्स में आप देखते हैं ना, अच्छी, बहुत अच्छी, ख़राब, बहुत ख़राब, इस तरीके का एक क्रमवार रेटिंग दी गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनल आपका जो कनेक्ट हो जाएगा, मतलब क्रमवार जो कनेक्ट हो रहा है, वो आपका मूवी रेटिंग्स के साथ। जब आप पेपर पढ़ते हैं, किसी किसी पेपर में मूवीज़ की जो रेटिंग्स लिखी गई होती हैं स्टार्स में, किसी को 2 स्टार दिया गया, किसी को 3 स्टार दिया गया, किसी को 4 स्टार दिया गया, तो वो सब क्या है, ऑर्डिनल वेरिएबल के अंतर्गत आएगा वो। ठीक है, इंटरवल क्या है, इंटरवल का आप इसको इस तरीके से समझिए, एक तरीके का ये जो है आपका जैसे आपने टेम्परेचर मेज़रमेंट किया। टेम्परेचर मेज़रमेंट में क्या होता है कि एक स्केल होती है 0 से लेकर के क्या कहते हैं 100 तक की। ठीक है, उसको आप जब मेज़र करते हैं उस स्केल को, इंटरवल और रेशियो में क्या डिफरेंस है, इसको यही समझते हैं। इंटरवल स्केल में आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें एक ऑर्डर तो होगा, लेकिन यहाँ पर जिसको आप बोलते हैं कि नेट ज़ीरो लेवल, वो नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नेट स्कोर 200 से लेकर के 300 के बीच के स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये एक इंटरवल हो जाएगा। 200 से लेकर के 300 नंबर के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये एक इस इंटरवल के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। ठीक, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये एक इंटरवल है। ठीक, इसमें नेट ज़ीरो वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब आप देखिए नेक्स्ट, इसका ये ऑप्शन किससे कनेक्ट होगा, ये ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है आपका लोकेशंस ऑफ प्लेसेस इन लैटिट्यूड डिग्री। लैटिट्यूड डिग्री में जब आप खोजने जाओगे, ये जैसे आपने किसी कहीं पे कोई लोकेशन देखी, उस लोकेशन को आप जो है कहीं पे लिखना चाहोगे, तो उस लोकेशन में आप लैटिट्यूड ऑन एंड लॉन्गिट्यूड जो डिग्रीज़ होती हैं इसके अकॉर्डिंग लिखते हो, तो वहाँ पे आप उस इंटरवल के बीच आने वाली उस चीज़ को वहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से रेशियो को देखो, तो रेशियो क्या है, डिस्टेंस। ठीक, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ये लगातार बढ़ने घटने वाला है। ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 1000 किलोमीटर भी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा। तो आपने देखा कि जो आपका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है वो कौन सा है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसके अंतर्गत सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कम्युनिकेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है, देवर्षि नारद is treated as the first communicator because, हिंदी में भी देखिए, देवर्षि नारद को पहला संचालक माना जाता है क्योंकि वे हमेशा दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, वे घटना स्थल से बोलते हैं, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करते हैं और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। वे हर समय हर स्थान पर मौजूद नहीं रहते हैं, वे अपने स्वामी के प्रति वफादार रहते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा सही है, आप पहले देखिए क्वेश्चन, देवर्षि नारद को पहला संचारक माना जाता है। संचारक का काम ये होता है कि वो, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2, घटनास्थल से बोलते हैं, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करते हैं और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। तो जो कम्युनिकेटर होगा उसका जो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 में एक कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हु इन्वेंटेड दी प्रिंटिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया था, प्रिंटिंग प्रोसेस को इन्वेंट किया था जोहानस गुटेनबर्ग ने। ठीक है, ये एक जर्मन कह सकते हैं इन्वेंटर थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था पूरी तरीके से। मतलब जो छापा खाना आप आज के समय में देखते हो, उस छापे खाने का जो प्रोटोटाइप तैयार किया था, जो सबसे पहला वर्जन तैयार किया था, वो जोहानस गुटेनबर्ग ने तैयार किया था। ठीक है, और यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटेड जो है बाइबिल जो है इन्होंने निकाली थी, मतलब बाइबिल को अपने छापे खाने में तैयार किया था।
तो जोहानस गुटेनबर्ग जो है इसका सही ऑप्शन है। जे मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, ये नहीं है। टैंग डायनेस्टी ने किसका आविष्कार किया था, ये लिटरेचर और कला से संबंधित रहे हैं, चीन की एक बहुत ही ख्याति प्राप्त डायनेस्टी है ये। विलियम कैक्सटन भी प्रिंटिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रिंटिंग प्रोसेस को पूरा मतलब मशीन बनाने से लेकर के उसके छापे तैयार करने से लेकर के सारी चीज़ें किसने किया, जोहानस गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जो नीचे कम्युनिकेशन के टाइप्स दिए गए हैं उनको आप जो है प्रॉपरली सीक्वेंस में रखिए। पहला है ग्रुप, दूसरा पब्लिक, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो सबसे पहला होता है किसी व्यक्ति का खुद से होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है वो स्वयं का स्वयं से होता है, ठीक है। स्वयं का स्वयं से पहला संवाद होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका पहले आएगा, ठीक है, 1 नंबर पे आएगा। ओके, इसके बाद क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर मैं अपने सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति से कन्वर्सेट कर रहा हूँ, 2 लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ओके, फिर क्या आएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन आएगा, फिर पब्लिक, फिर मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ा मास का मतलब ही हो गया है कि जो आपका ऑडियंस है वो निर्धारित नहीं है, वो कितना बड़ा है कितना नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 सही होता है। सबसे पहले होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, फिर आएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हिंदी में भी इसको देखो, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका अंतःवैयक्तिक, जो व्यक्ति स्वयं खुद से खुद में बात करता है। फिर आएगा अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं वो आएगा। फिर समूह में जो आपस में संचार कर रहे हैं वो आएगा। फिर सार्वजनिक में जो लोग संचार कर रहे हैं, समूह में 4 से 5 की संख्या होती है। सार्वजनिक में जो है वो संख्या बढ़ गई, हो सकता है 100 हो जाए, 50 हो जाए। और जन संचार में वो संख्या मतलब निर्धारित नहीं रहती है। भारत में भी लोग हो सकते हैं, किसी अन्य देश में भी लोग हो सकते हैं उस विषय पे बात करने वाले। तो इसको मास कम्युनिकेशन यहाँ पे सबसे बाद में आएगा, क्योंकि मास कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, यहाँ पे 1 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु सेंड्स व्हाट टू whom इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। हु सेंड्स व्हाट टू whom इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। किसी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन किसको क्या भेजता है, ठीक है। हिंदी में देखिए, संचार प्रक्रिया में कौन किसको क्या भेजता है, ये देख लीजिए। चैनल प्रेषक को संदेश भेजता है। क्या प्रेषक को संदेश कौन भेजता है, चैनल भेजता है? नहीं, आपको 2-3 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए कि एक होता है प्रेषक जो संदेश भेजता है, एक होता है चैनल। चैनल का मतलब हो गया वो माध्यम जिस माध्यम से वो संदेश जाता है। तीसरा हो गया संदेश प्राप्त करने वाला, ठीक है, प्राप्तकर्ता जिसको आप बोलते हैं। और चौथी चीज़ होगी प्रतिपुष्टि फीडबैक का मतलब ये हो गया कि मैंने किसी को कोई संदेश भेजा और प्राप्तकर्ता ने संदेश प्राप्त किया, फिर पलट करके मुझे उसने उसके संबंध में जानकारी दी, ठीक है। तो ये उसका फीडबैक होगा। अब 1 बाय 1 समझते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कौन कौन से सही हैं। चैनल प्रेषक को संदेश भेजता है, जी नहीं, चैनल कुछ नहीं करता है। चैनल क्या करता है, चैनल केवल अपने थ्रू संदेश को होकर के जाने देता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंटरनेट एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेषक प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है, ठीक है, प्रेषक प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है। यस, जो प्रेषक होता है वही तो संदेश भेजता है। और संदेश प्राप्त करने वाला कौन? संदेश प्राप्त करने वाला जो रिसीवर, प्राप्तकर्ता। प्रेषक प्राप्तकर्ता को प्रतिपुष्टि भेजता है, जी नहीं, प्रेषक प्राप्तकर्ता को फीडबैक नहीं भेज सकता कि जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा और मैं ही जो है फीडबैक दे दूँ, नहीं। जब मैं आपसे कुछ बात करूँगा, कुछ पूछूंगा तो वो फीडबैक आपकी तरफ से आएगा, ना कि मेरी तरफ से आएगा, तो ये भी नहीं होगा। प्राप्तकर्ता प्रेषक को संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता प्रेषक को संदेश भेजता है, लेकिन उसको आप संदेश नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, उसको फीडबैक बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही आ रहा है बिल्कुल सही तरीके से, वो ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यस,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कम्युनिकेशन के टर्म्स दिए गए हैं और उनके फीचर्स दिए गए हैं। इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी गैर शाब्दिक संप्रेषण, संचार के अवरोध और उनकी विशेषताएं क्या क्या दी गई हैं, ज्ञान और कौशल, अपर्याप्त ज्ञान, प्रभावी रूप से बोलना, संकेत भाषा। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि इफ़ेक्टिव जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब शाब्दिक कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आपने जो कुछ बोला, जो कुछ कहा, ठीक है, वो सही तरीके से सामने वाले तक गया और सही अपना इफ़ेक्ट उसने दिखाया। ठीक। इफ़ेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन जिसमें कि शब्दों का इस्तेमाल ना करके जैसे जेस्चर पोस्चर का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उसका। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार में जो भी किसी भी तरीके का जो अवरोध उत्पन्न कर दे वो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किससे संबंधित हो रहा है। देखो जरा, सबसे आसान हमारे लिए यहाँ पर है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है, इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कोई व्यक्ति अगर गुस्से में है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा ना कि वो गुस्से में है। कोई व्यक्ति अगर खुश है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में उसकी हंसी दिखाई देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का आपका हो गया 4, सी का 4, 1 एंड 2 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसको देख लेते हैं। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन तभी होगा जब जो मैं अपनी बात और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सामने वाले तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो इफेक्टिवली पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल्स, इनसफिशिएंट नॉलेज ये नहीं होगा, इफेक्टिव स्पीकिंग ये नहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका इससे संबंधित हो रहा है, ए से। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी का आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए एक बार, ऑप्शन नंबर बी देखिए एक बार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब जो चीज़ मैंने, जो बात आपसे कही, जो मैं आपको बताना चाह रहा था अपनी बात, वो अर्थ आप तक पहुंच गया, तो मतलब नॉलेज एंड स्किल्स। हाँ, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, देखिए बी, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, उल्टा हो गया, ये होगा इसके साथ कनेक्ट। और इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो गया कि जिसमें आपने शाब्दिक कम्युनिकेशन किया है, वो इफेक्टिव स्पीकिंग हो गई ना, आपने शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन किससे कनेक्ट होगा, आपका जाएगा ये इफेक्टिव स्पीकिंग से कनेक्ट होगा। और देखिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि संचार को किसी भी तरीके से रुक जाना, उसका बाधित होना, ये इनसफिशिएंट नॉलेज मतलब कि जो ज्ञान जितना जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वो उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका 2 से कनेक्ट होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which among the following is not a common pattern of deductive reasoning? निम्नलिखित में से कौन सा डिडक्टिव रीजनिंग का एक कॉमन पैटर्न नहीं है? ठीक है, प्रकलनात्मक न्याय वाक्य, निरुपाधिक न्याय वाक्य, परिभाषा से प्राप्त तर्क, भविष्य सूचक तर्क। ठीक है, इसको देखिए, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, अगला है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, तीसरा है आर्गुमेंट फ्रॉम डेफिनीशन, चौथा है प्रिडिक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग की जब आप बात करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग में आपने इसके पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में पढ़ा होगा। डिडक्टिव का मतलब क्या हो गया, निगमनात्मक